नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले पर चर्चा को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे के बाद फिर से शुरू हुई थी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे और करना चाहते हैं। हम इस पर सभी विवरण साझा करेंगे। ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम इसके विवरण पर बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने जिस तरह का ऑपरेशन किया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हर संभव तरीके से तैयार है। वहीं लोकसभा में किरण रिजिजू ने संसद में हंगामा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि अगर विपक्ष नाटक करेगा तो हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैसे चर्चा कर पाएंगे। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक बार फिर लोकसभा में भारी हंगामे के बाद कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की स्थिति पर सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हम विपक्ष ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। खड़गे ने इस घटना के संबंध में खासकर कथित खुफिया विफलता पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसे उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख और सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर भी चिंता जताई। खड़गे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 बार कहा है कि मेरी मध्यस्थता से समझौता हुआ, तब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष थमा। ये देश के लिए अपमानजनक है कि एक बाहरी व्यक्ति इस तरह के दावे कर रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री सरकार के अन्य लोगों को बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूं, बोलना मेरा अधिकार है, लेकिन वे मुझे बोलने नहीं देते। यह नया तरीका है। प्रधानमंत्री सदन छोड़कर चले गए। अगर वे अनुमति देंगे तो चर्चा होगी, लेकिन मुद्दा यह है कि परंपरा कहती है कि अगर सरकार के नेताओं को अनुमति दी जाती है तो हमें भी जगह मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम कहना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन को एक्स पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि मैं कामना करता हूं कि संसद का मॉनसून सत्र सार्थक हो और इसमें समृद्ध चर्चाएं हों जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत की सैन्य शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि यह मॉनसून सत्र एक विजय उत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे 100% पूरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस मॉनसून सत्र में देश की प्रगति को बल देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उन्हें पारित करेगा। सभी सांसदों को उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को विजय उत्सव बताए जाने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि यह वास्तव में एक विजय उत्सव होता अगर अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम नहीं होता। उन्होंने कहा कि तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह विजय उत्सव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि 5 जेट गिराए गए। इसमें स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि जनता बहुत भ्रमित है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक समाप्त हो गई। हमने अध्यक्ष से कहा है कि हमें विधानसभा सत्र में एसआईआर पर चर्चा करनी है। बिहार वह भूमि है जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन अगर वे यहां लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों को वंचित ना किया जाए। अगर अध्यक्ष अनुमति नहीं देंगे तो आने वाले समय में उन्हें जवाब देते रहना होगा। यह एक अपराध का मुद्दा है। हम सभी मुद्दे उठाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 188 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। 2006 में मुंबई के पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों में 11 मिनट के अंतराल पर 7 धमाके हुए। यह धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बे में रखे गए प्रेशर कुकर पंप से कराए गए थे। इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट यानी मकोका की विशेष अदालत ने सितंबर 2015 में 12 लोगों को दोषी करार दिया था।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष अदालत ने 5 दोषियों को मृत्युदंड और 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके लगभग 1 दशक बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मराठी भाषा, संस्कृति और मराठी मानुष की लड़ाई के लिए उनका और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का एक साथ आना जरूरी है। उन्होंने यह बात पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू के दूसरे और अंतिम भाग में कही। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को इस एकता से परेशानी है तो वह उसकी व्यक्तिगत समस्या है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन के फैसले लेने की बात कही है। एमवीए में फिलहाल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। पीटीआई के अनुसार उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर दल की स्थानीय इकाई होती है और वे वही करेंगे जो उन्हें राजनीतिक रूप से उचित लगेगा। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राज ठाकरे के गुजरात प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ठाणे जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का दावा कुछ गुजराती व्यापारियों और गुजराती नेताओं ने किया था। आचार्य अत्रे की किताब पढ़ते हुए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुंबई को महाराष्ट्र को ना दिए जाने का पहला बयान वल्लभ भाई पटेल का ही था। वल्लभ भाई ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम अब तक लौह पुरुष मानते थे। राज ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब भी महाराष्ट्र में कोई आंदोलन हुआ तो मोरारजी देसाई ने महाराष्ट्र में मराठी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये लोग कई सालों से मुंबई पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के साथ साथ बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं और अब इसी कड़ी में ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने ओबामा को लेकर एक एआई वीडियो शेयर किया। इसमें ओबामा को हथकड़ी पहनाकर नीचे गिराते हुए दिखाया गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एआई से बना ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ओबामा को ओवल ऑफिस के अंदर गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। एफबीआई एजेंट ओबामा को हथकड़ी पहनाकर नीचे गिराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वीडियो में ओबामा का कॉलर पकड़ते हुए भी दिखाया गया है। अहम बात यह है कि इस वीडियो को लेकर किसी तरह का डिस्क्लेमर भी नहीं दिया गया कि यह एआई से बना वीडियो है। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए गए वीडियो की शुरुआत में ओबामा कहते हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति कानून से ऊपर है। इसके बाद कई अमेरिकी नेताओं के वीडियो क्लिप्स सामने आते हैं जिनमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। ये सभी बारी बारी से कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गजा के देर अल बलह क्षेत्र को खाली करने के इस्राएली सेना के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने कहा कि इस आदेश के साथ 21 लाख लोग गजा पट्टी के 12% हिस्से में सिमट गए हैं, जहां आवश्यक सेवाएं ठप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने देर अल बलह में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था। इस्राएली सेना ने लोगों को लामवासी की ओर जाने के लिए कहा, जो मेडिटेरियन तट पर स्थित है। इस पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने कहा है कि इस्राएली सेना का आदेश गजा के लोगों के लिए एक और विनाशकारी झटका है। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन को रविवार को हुए चुनावों में संसद के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिल सका। इससे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की राजनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 248 सदस्य ऊपरी सदन में सिर्फ 47 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 50 सीटों से कम है। गौरतलब है कि जापान की संसदीय व्यवस्था में निचला सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले साल अक्टूबर में ही निचले सदन में बहुमत गंवा चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री इशिबा ने स्पष्ट किया है कि वे पद पर बने रहेंगे। उन्होंने इसकी वजह अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को बताया। इशिबा ने कहा कि जापान को 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है और यह मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।